VRC सेक्शन जिसमें मैं सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करता था, जो मेरा वीकेस्ट सेक्शन भी था, उसमें मेरे नेगेटिव स्कोर आए थे, -7 कुछ आया था 1.5 months बिफोर द एग्जाम। यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ पिछले इतने महीनों से, अब मैं मॉक दे रहा हूँ और मेरे इतने खराब नंबर आ रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। हो सकता है आपको चारों सेट आते हैं, लेकिन अगर आप टाइम सही से मैनेज नहीं किए तो चारों में से एक भी नहीं होगा। तो बीइंग एन इंजीनियर, द सेक्शन आई स्ट्रगल्ड विद द मोस्ट वाज VRC। तो कंसिस्टेंसी फॉर मी इज द फर्स्ट थिंग। बीच में कई बार ऐसे टेस्ट्स भी होंगे जिसमें आप DLR में पूरा कुछ स्कोर ही नहीं कर पाओगे। व्हाट सेपरेट्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फ्रॉम द अदर टू सेक्शंस इज Hello everyone, welcome to the YouTube channel of AB Classes. We are back with another video, and today we have a very special guest, Moin Rawani. He had scored 98.6 percentile in CAT 2020. So Moin, thank you for giving us your time. So first of all, thanks Saurabh for having me here. Pleasure's all mine, Moin. मोइन, ये इंटरव्यू अपन स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ये जानना चाहूँगा तुम्हारी एकेडमिक जर्नी कैसे रही, 10th 12th कैसा था, ग्रेजुएशन कहाँ से किया, एंड देन योर पोस्ट ग्रेजुएशन कौन से कॉलेज से हुई? ठीक है, तो स्कूलिंग मेरी थी DPS रायपुर से, और जब मैं 11th 12th में था तो आई वाज अ JEE एस्पिरेंट, एंड लाइक एवरी अदर JEE एस्पिरेंट मेरा भी अल्टीमेट गोल था ऑफ क्रैकिंग IIT। लेकिन एज वी ऑल नो, बहुत हैंडफुल बच्चों का होता है IIT में एडमिशन, तो मेरा नहीं हुआ। And then I settled for NIT Raipur, Computer Science and Engineering BTech. फिर cut to BTech second year, मेरे को अपने दोस्तों से पता चला कि there is an exam called CAT, और I also got to know कि IIT में भी MBA होता है। तो फिर I somehow started preparing for CAT, and then I did my MBA from IIT Bombay, pass out of 2024 batch. ओके मोइन, और तुम्हारे 10th 12th में स्कोर कैसे थे और ग्रेजुएशन में स्कोर कैसा था? तो 10th was 10 CGPA, 12th was 91.8%, और ग्रेजुएशन में it was 8.9 CPI। भाई तू तो पहले से एकदम टॉपर रहा है। ये बात बता मुझे कि यार इंजीनियरिंग करने के बाद ऊपर से NIT रायपुर से, एंड देन तुम्हारी ब्रांच भी CS थी, तो मोस्टली इंजीनियर्स तो यही चाहते हैं यार अच्छी IT कंपनी में जॉब लग जाए, IT सेक्टर में अपना करियर चालू करे, अच्छा पैकेजेस भी मिल जाते हैं NIT रायपुर में। तो व्हाई डिड यू चोज द पाथ ऑफ गिविंग अ CAT एंड देन डूइंग एन MBA ओवर IT सेक्टर जॉब और प्लेसमेंट? यू कैन से कॉलेज कैंपस के प्लेसमेंट के ऊपर इसे क्यों रखा? इस जर्नी को, CAT की जर्नी को, MBA करने को चाहत को इस चाहत के नीचे क्यों रखा, इसके चाहत के ऊपर क्यों रखा? Sure, so I got the gist of what you're trying to ask. तो for me BTech का first year was all about exploring different things. तो जैसा यूजुअली अपन इंजीनियर से सुनते हैं कि शायद उनको कोडिंग में मजा नहीं आ रहा इसलिए वो MBA कर रहे हैं, वो सारी चीजें वर नॉट वैलिड फॉर मी। तो फर्स्ट ईयर में पूरा एक्सप्लोर किया कि भाई क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन से क्लब्स हैं कॉलेज में, कोडिंग वगैरह कैसा लगता है, कौन सा सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट आता है। तो उस हिसाब से आई रियलाइज्ड कि समवेयर और द अदर फॉर मी द टास्क्स फॉर ऑफ मैनेजमेंट वर एफर्टलेस। मतलब मैं वो सारी इवेंट वगैरह मैनेज करना वो सब मैं बहुत एफर्टलेसली कर लेता था। तो आई थॉट कि मे बी आई एम बोर्न विद दिस टैलेंट ऑफ मैनेजिंग थिंग्स। तो देन आई थॉट ऑफ exploring क्या होता है आगे मैनेजमेंट रिलेटेड फील्ड्स, एंड देन आई गॉट टू नो अबाउट दिस MBA थिंग और गॉट टू नो अबाउट दिस CAT थिंग। तो हेंस दैट इज द पाथ आई चोज टू टेक। कमिंग टू माय इंटरेस्ट इन कोडिंग, तो इवन टुडे मेरे को पाइथन, डेटा साइंस ये सब बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। तो इवन टुडे आई टेक अप प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू पाइथन एंड आई स्टिल कोड, व्हाइल मैनेजमेंट इज माय लाइक मेजर फील्ड। I have not left that touch that I had with BTech CSE till date. Okay, मतलब मोइन के दो लव इंटरेस्ट है, लेकिन वो MBA को थोड़ा सा ज्यादा, मैनेजमेंट को ज्यादा प्रेफर करता था rather than कोडिंग। तो मोइन, CAT as an examination, it is one of the toughest examination when it comes to aptitude. तो take us through कि तुम्हारी क्या स्ट्रैटेजी थी टू क्रैक CAT? ठीक है, तो ऐसे व्हेन आई थिंक नाउ, तो मेरे दिमाग में 3 स्ट्रैटेजीज आती हैं, एंड लेट मी पुट इट दिस वे। तो CAT एग्जाम की जो 3 स्ट्रैटेजीज मैंने अप्लाई करी थी, या जो मैं स्टूडेंट्स को रेकमेंड करता हूं, दैट इज CAT। C बोले तो कंसिस्टेंसी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच यू विल हियर फ्रॉम एवरी अदर एस्पिरेंट ऑफ CAT। तो कंसिस्टेंसी इज सी। इफ यू आर लाइक के मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है, मैं 1 दिन पढ़ूंगा, 2 दिन गैप लूंगा, 3 दिन पढ़ूंगा, 4 दिन गैप लूंगा, तो दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स इफ यू वांट टू एस CAT।
CAT requires you to show up every single day, no matter how busy you are, no matter how hectic your work day was. So consistency for me is the first thing, and by consistency I mean you have to read maybe 2-3 articles every day VARC की practice के लिए. You have to solve maybe 3 to 4 sets of DLR every single day, or maybe you have to revise your short notes every week. So this is, I mean, consistency is the one biggest thing that I will say for CAT. अब coming to A is action, act. तो what I have seen the problem with many students is कि वो सोचते हैं कि मैं पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर मैं मॉक्स देना शुरू करता हूँ. तो ये स्ट्रैटेजी ना शायद जेई नीट ये सारे एग्जाम में चल जाती होगी, लेकिन कैट ऐसा थ्योरी पेपर नहीं है कि आप बोलो मैं सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ फिर मॉक्स देना शुरू करूंगा. कैट इज कॉमन सेंस वाला एग्जाम अगर देखोगे तो इट्स एप्टीट्यूड, रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, वो सब है. तो आप जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो साथ ही साथ आपको टेस्ट देने की हैबिट बिल्ड करनी चाहिए. व्हाट स्टूडेंट्स फियर द मोस्ट इज मॉक्स में गंदे नंबर लाना. तो ताकि उनको गंदे नंबर ना लाने पड़े, दे डोंट वांट टू फेस दैट स्कोरिंग लो मार्क्स. तो उससे दे फियर फ्रॉम दिस एंड हेंस दे आर पैरालाइज्ड. सो एक पॉइंट आता है जब आप ना पढ़ाई कर रहे हो, ना आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हो और ना आप मॉक्स दे रहे हो. तो द सेकंड स्ट्रैटेजी इज टू एक्ट इन द सेंस कि आप पढ़ाई भी करो साथ में और मॉक्स भी दो. The T of my strategy is tests. So if you want to score let's say 98 plus or 99 plus, you need to give at least 40 mocks. During my preparation, I gave around 40 to 43 mocks. So and I think ये ना अपन को कोई बताता है ये strategy apply कर लो, वो strategy apply कर लो. Strategy is not something जो आप ऐसे किसी के बोलने से apply करते हो. Strategy is something जो which comes very organically from within you. जब आप 5 टेस्ट देते हो तो यू रियलाइज अच्छा मैंने इसमें ये गलती कर दी, तो आप 6वें टेस्ट में वो गलती नहीं करते. तो आप स्लोली एंड ग्रेजुअली जब आप मॉक्स देते हो 5, 10, 15, 20, 25, 35, 40, तो धीरे धीरे द स्ट्रेटजी कम्स ऑर्गेनिकली टू यू एंड हेंस इट इज इंपॉर्टेंट टू गिव एटलीस्ट 40 मॉक्स गिवन यू आर एमिंग फॉर 99 प्लस. भाई ये कैट की जो नई डेफिनेशन मोइन ने दी है या जो नया फुल फॉर्म दिया है, आई थिंक सबको ये नोट कर लेना चाहिए. दैट इज कंसिस्टेंसी, एक्ट एंड टेस्ट. ये एकदम सही बात है कि इंसान को रोज शो अप होना ही है, इररिस्पेक्टिव हाउ योर डे वाज. दिस वाज योर फर्स्ट. सेकंड वाज कि बैठे नहीं रहना, कुछ ना कुछ एक्शन करना ही है. रोज कॉपी किताब उठाना ही है, पढ़ना ही है, मॉक्स देने ही है, टेस्ट देने ही है. एंड देन थर्ड कि जितना टेस्ट दोगे उतना अपनी कमियां जानोगे और फिर उन कमियों से सीखना है. यू हैव टू बिकम अ बेटर पर्सन या बेटर test giver या better you have to sharpen your skills with every test. Okay Moin, can we break down the CAT test into 3 section and then you can give us the advice कि यार VA के लिए कैसे करना है, and then we will move on to LRDI and then we will go to last section that is cons. So let's start with VARC. Sure. तो सबसे पहले let's talk about the strategy of VARC. So being an engineer, the section I struggled with the most was VARC. VARC में भी इनिशियली मेरी ऐसी कोई रीडिंग हैबिट नहीं थी. मेरे को अभिषेक सर ने बहुत बोला था कि रीडिंग हैबिट डेवलप करो, बट आई इग्नोर्ड इट अंटिल आई रियलाइज कि भाई मॉक्स में तो स्कोर इंप्रूव ही नहीं हो रहा VARC में. तो फिर आई थॉट भाई अब तो कुछ करना ही पड़ेगा करके. तो देन आई स्टार्टेड रीडिंग से. तो सी व्हेन यू आर इन द इनिशियल फेजेस ऑफ रीडिंग तो यू आर सिंपली रीडिंग इट, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट. तुम पढ़ते पढ़ते कहीं खो जाते हो, फिर तुम सिर्फ पढ़ रहे हो, तुम कॉम्प्रिहेंड नहीं कर रहे हो. तो दैट इज द लेवल 1 ऑफ रीडिंग. तो हाउ डू यू ओवरकम सच थिंग्स इज बाय रीडिंग एवरी डे. इनिशियली अपन स्टार्ट करते हैं थोड़े इजी आर्टिकल से, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल हो गया, वो सारी चीजें पढ़ते हैं क्योंकि उसकी इंग्लिश इजी होती है. एंड ऑल्सो यू शुड स्टार्ट विद द टॉपिक्स ऑफ योर इंटरेस्ट. तो अगर लेट्स से मेरे को साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है तो मैं साइकोलॉजी के आर्टिकल्स रीड करूंगा जब तक मेरी रीडिंग की हैबिट नहीं बन जाती. फिर जैसे मेरी हैबिट बिल्ड हो जाती है फिर मैं फिलोसफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब के भी आर्टिकल्स पढ़ूंगा. फिर अपन को क्या करना है, ग्रेजुअली अपन को लेवल ऑफ आर्टिकल्स इंक्रीज करना है. यू स्टार्ट विद टाइम्स ऑफ इंडिया, देन ग्रेजुअली शिफ्ट टू एऑन. So there is a website by the name of aeon.co या Psych. वो वेबसाइट के जो आर्टिकल्स हैं that are at par with the kind of articles you get in RCs. And when you do this thing, तो you may feel कि यार मैं तो रोज रोज पढ़ रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरा स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा. तो नहीं होगा इंप्रूव unless you do this for 50 to 100 days. तो डे 1 एक दिन मैंने आर्टिकल पढ़ा, फिर मैं मॉक दिया, तो you cannot expect कि हाँ मैं एक आर्टिकल पढ़ लिया तो मेरी इंग्लिश इंप्रूव होगी. English improve करना is a very slow process which will take at least 3 to 4 months of एकदम full dedication. And also what you can the other takeaway that we can have here is
जब आप लेट से डे 2 में हो, फिर आप डे 3 पढ़े, तो आपको इतना डिफरेंस नहीं लगेगा। लेकिन जब आप डे 50 पर होगे, जब आप डे 51 पर होगे, तब व्हेन यू कंपेयर योरसेल्फ कि आप डे 50 में कैसा रीड कर रहे हो और आप डे 1 में कैसा रीड कर रहे थे, तो यू विल फील काफी मतलब बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस। So this was my thing for VARC. The only thing that helped me for VARC was building a reading habit. उससे आपकी रीडिंग स्पीड इंप्रूव होगी, उससे आपका कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव होगा। तो अल्टीमेट गेम इज टू डेवलप अ रीडिंग हैबिट दैट एट नो कॉस्ट कैन यू अवॉइड। मैं स्टार्टिंग में बहुत ट्राई किया कि यार अवॉइड करके देखते हैं आ जाएंगे मॉक्स में नंबर, तो नहीं आ रहे थे। सो दिस वाज माय थिंग फॉर VARC। ठीक है, तो अगर VARC को समराइज किया जाए तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि VARC जो है वो मैगी जैसा 2 मिनट में नहीं बनता, उसको धीमी आंच में पकाना पड़ता है ना। तुरंत आपको रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे, लेकिन इफ यू डू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन फॉर 50 डेज, 100 डेज, 60-70 डेज, तो आपको एक इम्प्रूवमेंट दिखेगा कि यार मैं 60 दिन बाद कहाँ हूँ और जब स्टार्ट किया था तो कहाँ था। एंड उसके लिए क्या क्या चीजें लगेंगी वो मोइन ने बता दिया कि आसान एसेस से चालू करो एंड देन डिफिकल्टी लेवल उसको ग्रेजुअली बढ़ाओ ताकि तुम एऑन एसेस तक पहुंचो एंड देन कैट के पेपर सॉल्व करो। ओके, तो मोइन लेट्स देन मूव ऑन टू LRDI सेक्शन। सबसे अनप्रिडिक्टेबल सेक्शन होता है ये, तो इसके लिए क्या एडवाइस है? श्योर, तो DILR की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को भी आई वुड डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। सबसे पहला तो रहेगा कि कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करना DILR के अराउंड। तो इसके लिए द ओनली एडवाइस यू कैन हैव इज कोई भी मटेरियल लो, प्रेफरेबली AB क्लासेस का मटेरियल मेरे को LR के लिए बहुत अच्छा लगा था, DI के लिए। तो उसमें क्या करो, टॉपिक वाइज चीजें उठाओ और हर टॉपिक के 50-50 क्वेश्चन 50-50 सेट करो, ठीक है। फिर आफ्टर सॉल्विंग 50 to 70 सेट्स यू विल रियलाइज कि थोड़ा पैटर्न रिपीट हो रहा है क्वेश्चंस का, LR में भी DI में भी। तो उसके बाद क्या करो, जब थोड़ा सफिशिएंट कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया खुद में, फिर टाइमर लगाना शुरू करो। एक सेट में तुम टाइमर लगाओ स्टार्टिंग में 15 मिनट का, फिर धीरे ऐसे 10-15 सेट सॉल्व करो 15 मिनट का टाइमर लगा के, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली टाइम को रिड्यूस करो, मेक इट 13 मिनट्स, मेक इट 10 मिनट्स, ऐसे करके ट्राई टू सॉल्व वन सेट इन मोर और लेस 10 मिनट्स जितना। फर्स्ट थिंग इज बिल्डिंग योर कॉन्सेप्ट्स और टाइमर लगा के सवाल सॉल्व करना एंड इंश्योर कि तुम एक सिटिंग में एटलीस्ट 4 सेट तो कर रहे हो ताकि अपनी थोड़ी सिटिंग की हैबिट भी बने साथ साथ। सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग। सेकंड स्टेप फॉर DILR स्ट्रेटजी वुड बी सेक्शनल टेस्ट देना। तो अब DILR ऐसा सेक्शन है ना जिसमें टाइम मैनेजमेंट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। हो सकता है आपको चारों सेट आते हैं, लेकिन अगर आप टाइम सही से मैनेज नहीं किए तो चारों में से एक भी नहीं होगा। तो जहां शायद आप फुल 99% ला सकते थे, वहां टाइम को गंदा मैनेज करके शायद आप 50% जैसा भी ला सकते हो। तो व्हाट यू हैव टू डू इज सेक्शनल टेस्ट दे करके फिगर आउट व्हाट स्ट्रेटजी ऑफ अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस वर्क्स फॉर यू। ऑल्सो यू रियलाइज कि तुम्हारे कौन से स्ट्रेंथ टॉपिक्स हैं, तुम्हारे कौन से वीक टॉपिक्स हैं, तो अकॉर्डिंगली यू कैन वर्क ऑन देम। What I advise is give at least 10 sectional tests, and then on the 11th sectional tests, maybe you can figure out what strategy works for you. Also, बीच में कई बार ऐसे टेस्ट भी होंगे जिसमें आप DILR में पूरा कुछ स्कोर ही नहीं कर पाओगे। तो in such instances, मतलब don't take it very care, मेरे से तो हो ही नहीं रहा DILR. DILR takes time like every other section of CAT. What you will realize is again, आपके first test और 10th test में थोड़ी आपको स्ट्रेटजी क्लियर होगी, यू विल नॉट बी एज ब्लैंक एज यू वर इन द फर्स्ट टेस्ट, और सेकेंडली ग्रेजुअली मार्क्स भी इंप्रूव होते नजर आएंगे। सो दिस वाज द सेकंड स्टेप। द थर्ड स्टेप इज फुल लेंथ मॉक में DILR अटेम्प्ट करना। तो अगेन एज आई मेंशन्ड इन द स्टार्टिंग, इफ यू आर गिविंग 40 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, तो मतलब 40 into 4 दैट इज अराउंड 160 सेट्स ऑफ DILR आप ऐसे ही सॉल्व कर रहे होगे हर मॉक में 4-4 करके, तो उससे भी आपकी सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाएगी। अब DILR के सेक्शन को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी दैट आई यूज्ड टू फॉलो एंड द स्ट्रेटजी दैट आई रेकमेंड एवरीवन इज कि पहले के 4 मिनट अपन को पेपर का एक ग्लिम्प्स लेना है, ऊपर से सारे क्वेश्चंस रीड करने हैं और फिगर आउट करना है कि कौन सा सेट इजी दिख रहा है या कौन सा सेट वुड टेक लेसर टाइम टू सॉल्व। जैसे सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 मैंने लिख लिया अपने रफ पेज में, फिर मैंने देखा इजी सेट कौन सा, मैंने वो इजी सेट निकाले। अब जब आप रीड कर रहे होगे ना तो इट विल बी वेरी टेम्पटिंग कि यार मैं वो सेट को देन एंड देयर सॉल्व कर लेता हूँ, लेकिन दैट इज द टेम्पटेशन दैट यू हैव टू अवॉइड। व्हाई? बिकॉज फर्स्ट 4 मिनट्स आपने रिजर्व कर रखे हैं जस्ट टू फिगर आउट विच सेट्स यू विल सॉल्व इन द नेक्स्ट 36 मिनट। एंड दीज 4 मिनट्स अगर आप सही से डिवोट करते हो ये 4 मिनट, तो आपके आने वाली 36 मिनट्स वुड बी वेरी स्मूथ। तो वंस यू फिगर आउट कौन से सेट इजी हैं, कौन से मॉडरेट हैं, कौन से हार्ड हैं, उस हिसाब से फिर आप इजी सेट से स्टार्टिंग में सॉल्व करना शुरू करो।
अब देयर कुड बी सम पॉइंट कि यार आपको लगे ये सेट तो इजी था, बट ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे 12 मिनट हो चुके हैं, मेरा मतलब आई एम वेरी क्लूलेस। तो इन दैट केस यू हैव टू डिसाइड कि मे बी इफ यू फील कि अगर मैं इसको और 2-3 मिनट दूं और ये सॉल्व हो जाए पूरा 4 क्वेश्चन इसके बन जाए, तो इट इज एडवाइजेबल टू गिव इट 2-3 मिनट्स। या इफ यू फील कि यार even at the 15th minute of this set I am as clueless as I was in the first minute of the set, then in that case you have to leave it. So this is the strategy that you will be able to come up yourself. एक बार आप 10 सेक्शनल टेस्ट दे दो और जैसे जैसे मॉक्स देते जाओगे वैसे वैसे भी ये चीजें आपको खुद ही चमकना शुरू होंगी। ओके मोइन, तो अगर हम लोग LRDI को समराइज करें जो सेक्शन को तुम्हारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से, तो हम ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप इज जस्ट सॉल्व सेट्स अकॉर्डिंग टू देयर टॉपिक। सेकेंड वुड बी मूव टू सेक्शनल टेस्ट और टाइमर के साथ यूज टू होना, यू हैव टू बी गेट यूज टू विद द टाइमर, विद टाइम यू हैव टू सॉल्व LRDI। एंड द थर्ड स्टेप वुड बी टू गिव फुल लेंथ मॉक्स as many as possible, at least you should give 40. Exactly. And then the mistakes to avoid in LRDI is not to get stuck. ना, you should learn the art to let go some questions. Exactly. अगर वहां अटक गए और जैसे अभिषेक सर भी बोलते हैं कि अगर तुम किसी क्वेश्चन में अटक गए हो और 5-6 मिनट बाद उसे छोड़ना भी पड़ रहा है, तो इट इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि एटलीस्ट तुमको ये तो पता चल गया कि इस क्वेश्चन को नहीं करना है। Exactly. कई लोग होंगे जो उस क्वेश्चन को लेके बैठ जाएंगे 25 मिनट और उनका टाइम वेस्ट हो जाएगा। एटलीस्ट तुमको 6 मिनट में तो पता चल गया ये नहीं करना है, एंड देन यू कैन मूव ऑन विद अदर सेट्स। एग्जैक्टली। ओके मोइन, देन लेट्स मूव टू द लास्ट सेक्शन, दैट इज क्वांट्स। क्वांट्स के लिए तुम्हारी क्या एडवाइस रहेगी? तो बीइंग एन इंजीनियर मेरे लिए DILR और क्वांट थोड़ा इजियर साइड पड़ता था हमेशा। तो क्वांट में डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, या मॉडर्न मैथ्स एंड ज्योमेट्री। अब इसमें सबसे ज्यादा एम्फेसिस अपन को देना चाहिए अरिथमेटिक में, बिकॉज आई फील 35 to 40% ऑफ द पेपर कम्स फ्रॉम अरिथमेटिक। और मेरे केस में भी मैं ज्योमेट्री और मॉडर्न मैथ्स इतने अच्छे से नहीं पढ़ा था, बट अरिथमेटिक और अलजेब्रा में अच्छे से पढ़ा था। अरिथमेटिक में द बाइबल ऑफ अरिथमेटिक आई कंसीडर इज सर्वेश वर्मा और अपना क्लास का मटेरियल। सर्वेश वर्मा की जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, जो उनकी लेवल 1 एक्सरसाइज है, लेवल 2 एक्सरसाइज है, दे हैव बीन क्राफ्टेड वेरी ब्यूटीफुली। तो उससे आप कॉन्सेप्ट समझोगे भी, कॉन्सेप्ट क्लियर भी होंगे और आप उसको देन एंड देयर अप्लाई भी कर पाओगे बैक एक्सरसाइजेस के थ्रू। तो अरिथमेटिक इज सॉर्टेड विद सर्वेश वर्मा। कमिंग टू योर अलजेब्रा, तो अलजेब्रा इज अ वेरी वास्ट टॉपिक। अगर आप कोई ऐसी मोटी बुक लोगे और सोचोगे मैं अलजेब्रा उससे पढ़ लेता हूँ, तो हो गया, आपकी आधी कैट की प्रिपरेशन वहीं हो जानी है, मतलब आधा टाइम आपका वहीं निकल जाना है, क्योंकि द टॉपिक उसमें कंटेंट इतना ज्यादा है। तो फॉर अलजेब्रा व्हाट आई रेकमेंड इज, इन प्लेस ऑफ गोइंग फॉर सच थिक बुक्स, गो फॉर AV क्लासेस के मटेरियल या ऐसा कोई कोचिंग मटेरियल जो आपको थोड़ा कंसाइज मैनर में चीजें सिखा पाए। एंड मोर और लेस द सेम थिंग्स गोस फॉर ज्योमेट्री एंड मॉडर्न मैथ्स। द टॉपिक्स आर वेरी वास्ट, बट डोंट बी लाइक कि मेरे को ये तीनों अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स का मेरे को सब कुछ सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, ऐसा मत सोचो। वो टॉपिक्स पढ़ो जो आपके मटेरियल में दिए हो, बिकॉज दोस आर द वंस दैट आर इंपॉर्टेंट। एंड ऑब्वियसली गोज विदाउट सेइंग कि जितना इंपॉर्टेंट बाकी दोनों सेक्शंस में है प्रैक्टिस करना, उतना ही इंपॉर्टेंट इस सेक्शन में है प्रैक्टिस करना। नाउ व्हाट सेपरेट्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फ्रॉम द अदर 2 सेक्शंस इज QA में आपको कुछ चीजें याद रखनी है। तो व्हाट आई यूजुअली रेकमेंड इज कि आप उसके, एक तो आपने रनिंग नोट्स बनाए होंगे क्लास में, आपको QA में एक एक्स्ट्रा चीज ये करनी है कि आपको शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं और उसको एग्जाम से मे बी 2-3 महीने पहले से स्टार्ट रिवाइजिंग दोस शॉर्ट नोट्स एवरी वीक, ताकि जो फॉर्मूलाज हैं QA के वो दे बिकम सो इनग्रेन्ड इन योर ब्लड कि जब एग्जाम के टेम्परामेंट में शायद आप 2+2 भी उंगलियों में दोबारा चेक करते हो 4 होता है कि नहीं, फॉर्मूलाज आपके इतने रटा जाएं कि वो एग्जाम में जब आप स्ट्रेस्ड हो तब भी आपको याद रहे फॉर्मूला। तो मेकिंग शॉर्ट नोट्स आल्सो हेल्प्स अ लॉट इन QA। सो अगर क्वांट को समराइज किया जाए मोइन, तो ये बोल सकते हैं कि इसको 4 मेजर एरियाज हैं क्वांट के, दैट इज मॉडर्न मैथ्स, ज्योमेट्री, अलजेब्रा एंड अरिथमेटिक। अरिथमेटिक के लिए तुमने एक सेपरेट थिंग बताई कि ये चीज हमें करनी चाहिए, एंड देन फॉर अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड मॉडर्न मैथ्स तुमने एक सेपरेट स्ट्रैटेजी बताई। और उसके बाद ये था कि नोट्स बनाने, दोनों क्लास के नोट्स एंड देन शॉर्ट नोट्स, ताकि D-Day तक तुमको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, कि तुम प्रेशर सिचुएशंस में भी चीजें फंबल ना करो। दिस इज द स्ट्रैटेजी, एंड देन ऑफ कोर्स टू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। एग्जैक्टली। ठीक है, तो मोइन अब हम लोग आते हैं मॉक्स के ऊपर। मॉक्स की जो जर्नी रहती है वो कभी भी लीनियर जर्नी नहीं रहती है। ऐसे नहीं कि हमेशा तुम्हारे अच्छे ही मार्क्स आ रहे हैं ना,
अप एंड डाउन चलते रहता है मॉक्स में। और स्पेशली जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो काफ़ी डिसहार्टन हो जाते हैं कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ पिछले इतने महीनों से, अब मैं मॉक दे रहा हूँ और मेरे इतने खराब नंबर आ रहे हैं कि मैं वर्दी इंसान हूँ कि भी नहीं। दे क्वेश्चन, दे डाउट देयर सेल्फ। तो इस प्रोसेस से मैं हर कैट एस्पिरेंट जाता है, तुम भी गए होगे। नाउ यू लुक बैक, तो ये चीज तुम अपने यंगर मोइन को क्या एडवाइस देना चाहोगे? और वही एडवाइस हमारे एस्पिरेंट्स को भी दो कि उस फेस को कैसे डील करें, एंड हाउ इंपॉर्टेंट आर मॉक्स ऑल्सो फॉर योर कैट प्रिपरेशन। ठीक है, ऑलराइट। तो दिस क्वेश्चन इटसेल्फ रिमाइंड्स मी ऑफ एन इंस्टेंस जब कैट के 1.5 महीने पहले VRC सेक्शन जिसमें मैं सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करता था, जो मेरा वीके सेक्शन भी था, उसमें मेरे नेगेटिव स्कोर आए थे, -7 कुछ आया था 1.5 months बिफोर द एग्जाम। और ये नेगेटिव स्कोर करने के पहले भी कई ऐसे मॉक्स जिसमें अच्छा स्कोर आया था, उसके बाद नेगेटिव स्कोर। तो फॉर मी दिस वाज द पॉइंट जब मैं अपनी पूरी प्रिपरेशन में क्वेश्चन मार्क लगा रहा था कि भाई कर क्या रहा हूं मैं, एग्जाम को 1.5 महीना बचा है। ठीक है, तो व्हाट आई फील इज मॉक्स में फ्लक्चुएशन होना, कभी कम मार्क्स आना, कभी ज्यादा मार्क्स आना, ऑल ऑफ दिस स्टूडेंट शुड कंसिडर इट एज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। कम मार्क्स आएंगे, दैट इज अनअवॉइडेबल। अच्छे मार्क्स आएंगे आप मेहनत करोगे तो, कई बार आप मेहनत करोगे तो भी कम मार्क्स आ जाएंगे। तो कम मार्क्स आए तो आपको कंसिस्टेंटली एफर्ट्स डालने नहीं छोड़ना है। दैट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, टेक इट इजी ऑन योरसेल्फ। इनफैक्ट जब आप अगला मॉक दो तो मॉक देने के पहले पैट योरसेल्फ ऑन द बैक कि यार कम मार्क्स आने के बाद भी मैं इस रेस में डटा हुआ, आई एम नॉट लेफ्ट द बैटल ऑल टुगेदर। नहीं तो बच्चे यूजुअली एग्जाम के 2-3 महीने पहले छोड़ देते हैं, बोलते हैं कैट ही नहीं देंगे क्योंकि मार्क्स ही नहीं आ रहे। रादर देन स्टिकिंग टू द जर्नी, रादर देन कंटिन्यूइंग with their studies, they leave the battlefield altogether, which is the worst thing an aspirant could do. अब जब क्या होता है ना, जब अपन मॉक्स देते हैं तो हाउ वी सी मॉक्स इज कि अगर मेरे मॉक 2 में 90 परसेंटाइल आ रहे हैं तो मॉक 3 में मेरा इससे ज्यादा आना चाहिए, मॉक 4 में उससे ज्यादा आना चाहिए। तो हमेशा से लीनियर ग्रोथ नहीं होती अपने मॉक्स के स्कोर में, कई बार फ्लक्चुएटिंग ग्रोथ होती है और ये टॉपर्स के साथ भी होती है। तो दिस इज वेरी नॉर्मल। तो इसके लिए खुद को क्रिटिकली जज करना इज नॉट समथिंग एडवाइजेबल। रादर हाउ यू शुड सी इज कि जब आप मॉक्स शुरू करते हो ना, तो जस्ट सी कि आप पहले 5 मॉक्स में आपके कितना फ्लक्चुएशन था और क्या रेंज था। फिर आप देखो अगले 5 मॉक्स, फिर देखो अगले 5 मॉक का, फिर देखो अगले 5 मॉक का। तो जब आप पिक्चर को थोड़ा जूम आउट करके देखते हो ना, जब आप हर 5-5 मॉक्स में देखते हो कि एम आई इंप्रूविंग, एम आई नॉट इंप्रूविंग, तब यू विल रियलाइज कि आफ्टर एवरी 5 मॉक्स यू विल ग्रेजुअली इंप्रूव। ऑल्सो अगर मेरा फर्स्ट 5 मॉक्स में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा था तो आई विल ऑब्जर्व कि मे बी मेरे मॉक 35 से 40 में फ्लक्चुएशन भी कम है। और अब अगर मैं पहले 5 मॉक में लेट से मेरे 5 में 2 मॉक गंदे जा रहे थे, तो मे बी 10-12 मॉक करने के बाद मेरे हर 5 में 1 मॉक गंदा जाएगा, लेकिन मॉक गंदा जाएगा। दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। वो टॉपर्स के साथ भी होता है। हो सकता है एग्जाम के एक महीने पहले भी आपको कोई मॉक गंदा जाए, बट डजंट मैटर। मॉक्स को अपन को प्रैक्टिस की तरीके से लेना है, अपन को एज अ टूल टू बिल्ड आवर स्ट्रैटेजी कंसिडर करना है मॉक्स। तो मोइन, इसको अगर हम लोग समराइज करें तो तुम ये बोल रहे हो कि यार मॉक की जर्नी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि तुम्हारे खराब मार्क्स आ रहे, वो फ्लक्चुएशन को जितना तुम मिनिमाइज कर पाओ ना, वो सबसे मेन बात है कि जितना तुम ज्यादा मॉक दे रहे हो तो एंडिंग के टाइम तुम्हारे फ्लक्चुएट स्कोर्स जो है वो कम हो रहे हैं। और फ्रीक्वेंसी ऑफ बैड मार्क्स कमिंग इन मॉक्स वो रिड्यूस करना इंपॉर्टेंट है। मार्क्स तो बुरे आएंगे, कितने फ्रीक्वेंसी से आ रहे हैं वो ग्रेजुअली तुम्हारा धीरे धीरे कम होता जाएगा। एंड लास्ट की मार्क्स को इतना दिल से नहीं लगाना है। मेन मॉक्स का हमारा जो पर्पस है इज टू बिल्ड अ स्ट्रैटेजी कि मैं क्या स्ट्रैटेजी लेके जाना चाहता हूँ डी-डे के दिन। एग्जैक्टली। ठीक है मोइन, ये तो हो गया मॉक्स। मॉक्स का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो होता है एनालिसिस। तो एक मॉक देने के बाद एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट है और तुम एनालिसिस को कैसे देखते हो अपनी जर्नी में? मॉक के बाद एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट रहा? ठीक है, तो एनालिसिस के लिए फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट वीआरसी। तो जो आरसी मैं तो सबसे पहले देखता था कि मेरा सिलेक्शन ऑफ आरसी सही था या नहीं, वेदर आई चोज द इजी आरसीज और नॉट इन द इनिशियल फेज। तो दैट वाज द फर्स्ट थिंग आई यूज्ड टू एनालाइज। उसके बाद फिर जो आरसीज मैं छोड़ा होता था पेपर में, जस्ट इन केस अगर मैं एक आरसी नहीं अटेम्प्ट कर पाया हूं या कुछ वीक के क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर पाया तो मैं उसको अटेम्प्ट करता था। नॉट फॉर अ फैक्ट कि मेरे को ये अटेम्प्ट करना चाहिए था एग्जाम में, ये नहीं था कि अगर अपन हार्ड क्वेश्चंस भी कर रहे हैं तो अपना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में वो हेल्प करेगा। एंड ऑल्सो आई गेट टू नो कि ये हार्ड क्वेश्चन है तो ये वाला मेरे को एग्जाम में छोड़ने हैं ताकि मैं इजी और मीडियम को प्रायोरिटाइज कर पाऊँ। ऑब्वियसली अपन सारे क्वेश्चन तो नहीं कर सकते एग्जाम में।
तो नेवर लीव हार्ड क्वेश्चंस थिंकिंग ये तो हार्ड है, ये तो एग्जाम में नहीं आएगा, ये तो वैसे भी छोड़ना है। हार्ड क्वेश्चन है तो भी करो ताकि आपका कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग में हेल्प करे। कमिंग टू DILR, तो DILR में ना यूजुअली क्या होता है, एक सिली मिस्टेक के चलते पूरा सेट बर्बाद हो जाता है और इनिशियल मॉक्स में तो ऐसा बहुत होता है। तो व्हाट आई रिकमेंड इज कि आप एक A4 शीट लो, उसमें आप अपनी लिस्ट ऑफ सिली मिस्टेक्स लिखो एंड यू विल फाइंड के वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस, जो आपकी सिली मिस्टेक्स रिपीट नहीं होंगी। जैसे मेरे में क्या होता था, मैं कई बार कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट के क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक कर देता था, जिसके कारण मेरा पूरा सेट गायब हो जाता था, 10 मिनट भी वेस्ट और 4 में से एक सवाल भी नहीं बनता था। तो जो सिली मिस्टेक मैं करता था उसको मैं थोड़ा नोट डाउन कर लेता था। वंस यू आर नोटिंग डाउन, ऑब्वियसली यू वोंट गेट द सेम सेट अगेन, बट वंस यू आर राइटिंग द सिली मिस्टेक, तो यू आर मतलब आप you will become more conscious to avoid them. If you are telling yourself कि I am serious about making silly mistakes and I have to avoid it, so you become more conscious and in the process आपकी silly mistakes reduce हो जाती हैं. Coming to QA, again the same thing. आपको सारे questions solve करने चाहिए mock के बाद. Just see whether you have picked the right questions or not. And if you feel कि you have not picked it, तब तो you need to go back to the topics, revise them and get an intuition कि हाँ कौन से topic से क्या question easy आया था. And तो हाँ, QA में भी the same thing holds कि यार अगर hard question है तो भी उसको analyze करो ताकि conceptual building हो and you get to know कि what kind of questions you have to leave during the exam, what kind of questions are calculation intensive. ओके तो अगर हम समराइज करें एनालिसिस पार्ट को, तो ये देखा जाएगा कि किस चीज़ के लिए हमारे लिए काम है ये, कि मेन हमारे कॉन्शियस को जगाना कि यार मैं सिली मिस्टेक बार बार ना करूं, तो उसको लिखना हर मॉक के बाद कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूं और इससे मुझे क्या सीखना है। सेकेंड, सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ मॉक ताकि तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आए। एंड थर्ड इज टू बिल्ड स्ट्रैटेजी फॉर ईच एंड एवरी सेक्शन। हिट एंड ट्रायल करने के लिए वो सबसे बेस्ट टाइम रहता है कि कौन से मैं एरिया में वीक हूँ, किसमें मैं अच्छा हूँ, जिसमें वीक हूँ मैं वापस उसको रिविजिट करके थोड़ा ठीक से और पढ़ लूँ एंड देन नेक्स्ट मॉक पे उसको अगेन उस टेक्निक को मैं अप्लाई कर पाऊँ। तो ये तो हो गई यार प्रिपरेशन की बातें। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड डिस्कस हाउ वाज योर लाइफ एट IIT बॉम्बे। क्या फन किया तुमने, क्या एक्टिविटीज की, ये बताओ। तो मेरा वेरी फर्स्ट डे आई एंटर्ड IIT बॉम्बे वाज SIP वाले दिन। तो उसमें फुल कोई कंपनी आ रही है, केस कंपटीशन इंट्रोड्यूस कर रही है, मतलब द फर्स्ट couple of months you join any B school, they are damn stressful. उसमें even if you get 4 hours of sleep, तो that is what you have to survive on. तो first couple of months very hectic. ऐसा लगा भाई कहाँ आ गया ये मैं। फिर once you crack your SIPs, that is when the real fun begins. अब आपके पास थोड़ा academic load है, which is manageable. फिर a couple of months of chilling, क्योंकि आप SIP का बहुत hectic phase निपटाए हो, तो you deserve to chill at that point of your life. फिर आपका आता है internship का phase। फिर internship में थोड़ा pressure आता है because everyone is giving their best in order to crack PPOs. फिर अगर PPO लग जाता है तो सेकेंड ईयर इज इवन मोर चिलर, और अगर PPO नहीं लगता तो फिर फाइनल प्लेसमेंट्स के अराउंड थोड़ी मेहनत फिर से करनी पड़ती है, केस कॉम्पिटिशन्स करने पड़ते हैं, थोड़ा अकेडमिक्स रिवाइज करना पड़ता है। बट ऑल इन ऑल इफ यू आस्क मी हाउ माय 2 years वर इन IIT, तो दे वर मतलब आई कुड एक्सप्लोर मल्टीपल थिंग्स, मतलब वैरायटी ऑफ डोमेन्स आई गॉट टू एक्सप्लोर। इफ आई हैड टू एक्सप्लोर मार्केटिंग तो उसका हमारे पास एक क्लब था, इफ आई हैड टू एक्सप्लोर कंसल्टिंग तो उसका एक क्लब था। ये मतलब एकेडमिक्स को छोड़कर अगर मेरे को कुछ एंटरप्रेन्योरशिप का एक्सप्लोर करना था तो उसके लिए भी हैड अ क्लब। इनफैक्ट तो ये जो क्लब थे दैट वर एट द डिपार्टमेंट लेवल। हम बहुत सारे IIT लेवल क्लब्स में भी हम जाते थे, जैसे ई समिट ऑर्गेनाइज करना, मूड इंडिगो ऑर्गेनाइज करना, ये सारे इवेंट्स में भी हम जाकर के पार्ट लेते थे। तो ऑल इन ऑल IIT बॉम्बे की लाइफ वाज वेरी रोलर कोस्टर टाइप्स। And if I have to, I'll just add one thing to it. If you ask me to summarize how my day looked like in IIT Bombay, तो इसको I'll break into 4 parts. MOIN. M were morning classes. तो our schedule looked like सुबह 9 बजे से 2 बजे तक classes. O was for opportunities. तो as I told कि इतने सारे club committees थी, तो we had plenty of opportunities to do what we want. Then comes I say is immersive evenings. तो IIT Bombay का infrastructure is next level. You'll get squash खेलने के लिए जगह, टेबल टेनिस, स्विमिंग पूल एकदम इंटरनेशनल लेवल का एंड व्हाट नॉट। तो इवनिंग्स वर ऑलवेज इमर्सिव। एन तो अब बॉम्बे है प्लस IIT है, तो नाइट लाइफ इज अगेन नेक्स्ट लेवल। नाइट लाइफ में IIT बॉम्बे इज वेरी फेमस फॉर द कल्चरल इवेंट्स दैट हैपन इन एंड अराउंड कैंपस। Even at 4 AM you will find people singing, playing guitars, playing pianos in and around the student activity center, जिसको हम SAC बोलते हैं। तो ये सब करने के बाद हम सोते 4 बजे हैं
और फिर हमें उठना होता है अगले दिन 8 बजे क्लासेस के लिए. तो one thing that IIT Bombay overall will teach you is, apart from MBA stuff, how to sleep at 4 a.m. and wake up at 8 a.m. for a class or maybe for some corporate work, whatever. So after giving a new definition of CAT, Moin has given us a new definition of MOIN, and I think student को काफ़ी मोटिवेशन मिल गया होगा ये definition को, मतलब ये full form को सुनकर कि क्यों उनको इतनी मेहनत करनी चाहिए इस जर्नी में, ताकि वो भी इस टाइप की लाइफ इंजॉय कर सके MBA कॉलेज में. So Moin, it was a great experience talking to you. Before letting you go, I will ask, just tell me one tip that you would give for CAT aspirants. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू AB क्लासेस एंड सौरभ फॉर हैविंग मी हियर. आई विल कम टू द टिप पार्ट नाउ. तो जब हम स्कूल में होते हैं तब हमारे पेरेंट्स और पूरी सोसाइटी बोलती है कि 10th कर लो फिर लाइफ सेट है. फिर यही चीज होती है 12th के बोर्ड एग्जाम में कि 12th का बोर्ड एग्जाम एकदम 99 ले आओ लाइफ सेट है. फिर वो चीज होती है जेई में कि हाँ बस आप जेई कर लो फिर लाइफ सेट है. तो अब आया है कैट एंड अभी हैविंग बीन देयर, हैविंग एक्सपीरियंस दैट जर्नी, आई कैन से कि बस कैट कर लो, लाइफ सेट तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट सेट हो जाएगी. सो दैट वुड बी माय वन मोटिवेटिंग टिप फॉर द पीपल हु विल बी अपीयरिंग फॉर कैट दिस ईयर. ठीक है. So that was Moin. Thank you Moin for giving us your time.